बिखरे पन्ने। महानगर का शोरगुल संपूर्णा को अब उम्र के साथ बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन जवान होती कृतिका अपने पंख खोल आसमान में विचरण करने के लिए बेताब थी। छोटी सी टी शर्ट, खुले बालों के साथ तैयार हो आईने में खुद को निहार रही थी। 2 कमरों का 16 साल पुराना फ्लैट, सिलन भरी दीवारें, दीवार पर लगी पारिवारिक फोटो फ्रेम भी सिलन के कारण खुल चुकी थी। सिलन के साथ साथ चाय की महक घर को एक सुकून का एहसास करवा रही थी। सुपर्णा ने टीवी पर चल रहे रॉक म्यूजिक को कम करते हुए चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, कृति, मौसम खराब हो रहा है, तुम कहाँ जा रही हो? आज तो कोई क्लास भी नहीं है तुम्हारी। ओहो माँ, आज सैटरडे है, फ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ। तुम भी ना हर बात पर सवाल करती रहती हो मॉम। मोना की माँ तो कभी उसे रोकती टोकती नहीं है, एक आप हो। कहते हुए कृतिका माँ के गले में बाहें डाल अपने जाने की स्वीकृति पाने की इच्छित थी। माँ उसके मनोभाव को समझते हुए प्यार से उसके हाथों को छुड़ाते हुए बोली, बेटा, मौसम सही नहीं है और अब शाम भी होने वाली है। कब जाओगी और कब आओगी? मॉम, यार तुम अपना टीवी सीरियल देखो ना, क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर करती हो? आई एम 20+। मैं अब बच्ची नहीं हूँ कि तुम्हारे दुपट्टे से बंधी रहूंगी। कहते हुए उसने माँ का दुपट्टा पकड़कर लहरा दिया। तभी नीचे से बाइक का हॉर्न सुनाई दिया। कृतिका ने दीवार पर टंगी अपनी पर्स उठाई, एक बार फिर मुड़कर आईना देखा और बालकनी से उसे देखकर बोली, वेट वेट, मैं आ रही हूँ। और पीछे छोड़ गई एक सेंट की महक जो संपूर्णा को अब और भी ज्यादा ही चुभ रही। कमरे में छाई खामोशी और सेंट की खुशबू न जाने कितने सवाल उसके सामने लिए खड़ी थी। संपूर्णा ने बालकनी से देखा, तब तक वह उस लड़के को देख पाती उसके पहले ही कृतिका बाइक पर सवार होकर निकल चुकी थी। संपूर्णा बालकनी में पड़े कपड़ों को समेटते हुए अंदर आ गई। दीवान पर बैठ चादर पर पड़ी सिलवटों को सही करते करते अतीत के साये में कहीं खो सी गई थी। आज वह कृतिका को रोक रही थी, लेकिन उस दिन सुबोध ने भी उसे कितना रोकना चाहा था। जब वह उसे नौकरी करने से मना कर रहा था, वह हमेशा कहता, संपूर्णा, तुम यह जॉब मत करो, तुम्हारा बॉस तुम्हें आए दिन परेशान करता रहता है, तो क्यों नहीं तुम दूसरा जॉब सर्च करती? लेकिन मैंने सुबोध की बात ना मानकर अपने सुख की खातिर अपने बॉस की बात मान ली थी। मेरा बॉस रितेश भी मुझे इसी तरह रोज बाइक पर लेने आता। सारे मल्टी के लोगों को मेरे और मेरे बॉस के संबंधों के बारे में पता चल चुका था। घर में रोज लड़ाई झगड़ों की वजह से सास ससुर जल्दी चल बसे। सासू माँ स्कूल टीचर थी। सारी जिंदगी उन्होंने पैसा कम कमाया, पर पद और नाम तो बहुत कमाया था। सभी आदर से उन्हें आंटी बोलते थे। यह बात उन्हें अंदर ही अंदर खा गई थी कि मेरी बहू मेरे विचारों से बिल्कुल विपरीत है। वह हमेशा कहती, अरे हमें मत पूछो, कम से कम अपने बच्चों को और पति को तो पूछो, ताकि जीते जी मैं यह दिन ना देख सकूं। लेकिन तब मेरे दिमाग पर सिर्फ रितेश का भूत सवार था। इन सब बातों के चलते मेरे और मेरे पति के संबंधों में दरार आ चुकी थी। दोनों बेटियां भी हमेशा लड़ाई झगड़ों को देखकर ही बड़ी हुई। अब वह भी अपनी लाइफ अपने मुताबिक जीना चाहती थी। जूही बड़ी बेटी मल्टीमीडिया कोर्स करने के लिए एजुकेशन लोन लेकर दिल्ली चली गई। सुबोध भी बिना तलाक के ही अलग रहने लगे। उन्होंने अपने होठ हमेशा के लिए सील लिए थे। जब बहुत जरूरत होती तभी बात करते, अन्यथा नहीं। वह खुद ही अपना खाना बनाते, जॉब करते। माँ बाबा तो चल बसे थे, वह बस जी रहे थे। जब जूही दिल्ली में थी तब सिर्फ एक बार फोन आया था, मिलना चाहूँ। उस वक्त मैं अपने ईगो पर सवार थी। बोली, क्या समस्या है, फोन पर ही बता दो। तब उन्होंने कहा था कि जूही को तुम्हारी सख्त जरूरत है, वह गलत संगत में पड़ गई है
और डिप्रेशन की शिकार हो गई है। तब मेरा कलेजा बैठा सा गया था। मैंने उसे फोन किया, पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम अपने पापा से सभी बातें शेयर करती हो, मुझसे क्यों नहीं? क्या है? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? माँ की दर्द भरी आवाज सुन जूही खिलखिला कर बोली, यार मॉम, तुम्हें कब से फैमिली सीकनेस होने लगी? जब से मैं समझदार हुई हूँ तब से देख रही हूँ कि तुम हमेशा ही अपनी खुशियाँ ढूंढने में लगी रहती थी। उस समय परिवार रूपी पेड़ के पत्ते बिखर रहे थे, तब तुम्हारा ध्यान पापा और हमारी तरफ कहाँ था? आपने कभी हमें भावनात्मक सपोर्ट नहीं दिया। पापा हमेशा दूर रहकर भी मुझसे मेरी प्रॉब्लम पूछते रहे, आप नहीं। और हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हूँ। कहते हुए जूही ने फोन काट दिया। सुपर्णा ने उस वक्त तैश में आकर आंगन फांगन दिल्ली का टिकट बुक कर दिल्ली पहुंच गई। जूही के होटल पहुंची तो पता चला कि अब वह होटल में नहीं रहती। वह बार बार जूही को फोन लगा रही थी, लेकिन हर बार जूही फोन काट देती थी। बहुत कोशिशों के बाद जूही ने फोन उठाया। माँ, फोन क्यों कर रही हो? मैं दिल्ली आई हूँ, तुमसे मिलने चाहती हूँ, एड्रेस भेजो। माँ को दिल्ली में पाकर जूही बेचैन हो गई। उसने अपने आप को संभालते हुए बेमन से घर का एड्रेस सेंड किया। सुपर्णा उसी एड्रेस पर जा पहुंची। एक पॉश कॉलोनी में बड़े बड़े फ्लैट, स्विमिंग पूल, पार्किंग में BMW, ऑडी, मर्सिडीज लग्जरी गाड़ियां देखकर वह दंग रह गई। खुद को बहुत ही हीन महसूस कर रही थी। साधारण कपड़े उसकी दशा बयां कर रहे थे। तभी वॉचमैन ने पूछा, किससे मिलना है? वह रिच माहौल को देखकर निशब्द हो चुकी थी। उसने मोबाइल की स्क्रीन खोलकर वॉचमैन को एड्रेस दिखाया। उसने सलाम करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मन में कई सवाल सोचते हुए उसने डी ब्लॉक सेकंड फ्लोर की ओर इशारा किया। संपूर्णा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी स्वर्ग में किसी कीड़े का प्रवेश हो रहा हो। वह तेज कदमों से डी ब्लॉक की ओर बढ़ गई। लिफ्ट में एक मादक सेंट की खुशबू महक रही थी। शायद उससे पहले कोई इस लिफ्ट से जा चुका था। वह 12वें माले पर पहुंची। पूरा कॉरिडोर इंडोर फ्लावर से सजा हुआ था। लोग इतने व्यवस्थित और इतने पैसे वाले भी हो सकते हैं, सोच ही रही थी कि अचानक उसका पैर एक गमले से टकरा गया। वह संभल कर चारों ओर देखने लगी। एड्रेस में जो नंबर था, उस नंबर के दरवाजे की डोरबेल उसने घबराहट में बजा दी। बेल की धुन मधुर संगीत की स्वर लहरियों से सजी थी। उसे एक सुखद एहसास होने लगा। तभी जूही ने दरवाजा खोला। सभी साजो सामान से सुसज्जित फ्लैट देखकर वह दंग रह गई। सावली सी जूही जो दिखने में औसत थी, उसने बाल कलर करवा रखे थे, छोटी सी शॉर्ट्स पहनी थी। ओठ और नाभि पे उसने टॉप्स खोद रखे थे। गर्दन के पीछे और हाथों पर टैटू बनवाए हुए थे। काली काली जांघें देखकर वह सहम सी गई। क्या जूही पहले से ऐसी थी? उसने माँ को बेमन से बैठने को कहा। बोली, आप यहाँ क्यों आई हो? बेटा, तेरे पापा ने बताया कि तू डिप्रेशन में है। बस तेरी बहुत चिंता हुई, इसीलिए मैं आ गई। मेरे डिप्रेशन में होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? कहते हुए उसने फ्रिज से ठंडी बियर निकाली और साइड टेबल पर पड़े सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाकर कश लेते हुए माँ के सामने बैठ गई। काले होठों से निकलते सिगरेट का धुआं ड्राइंग रूम में एक अजीब उन्माद पैदा कर रहा था। जूही माँ की ओर अजनबी सी नजर डालते हुए बोली, तुमने तो मुझे पढ़ने भेजा था ना? क्या एडमिशन के पैसे दिए थे मुझे? लोन भरना था, क्या करती? पापा बेचारे क्या करते? उनकी तो तनख्वाह ही इतनी है कि उनका खुद का गुजारा ठीक से नहीं होता। कहते हुए उसने एक बियर का घूंट पिया। वह माँ की तरफ देखते हुए बोली, माम, आप यहाँ नहीं रह सकती। आप आज रात ही बस से वापस चले जाओ। बेटा, क्या तूने शादी कर ली है? जूही की बात पूरी होने से पहले ही संपूर्णा ने सवाल किया। व्हाट नॉनसेंस मॉम, आप क्या शादी वादी की बातें कर रही हो?
आज के जमाने में शादी कौन करता है भला? सब कुछ लिविंग में मिल जाता है। जस्ट चिल मॉम। और हाँ, आपने शादी के बाद क्या किया सब जानते हैं ना। आप ना तो एक अच्छी वाइफ बन सकी और ना ही एक अच्छी मॉम। क्या आप चाहती है कि मैं भी वही सब दोहराऊं? नहीं मॉम, नहीं। मुझे ऐसे खर्चे के लिए पैसे चाहिए और मुझे मेरा लोन चुकता करना था। और वैसे भी यहाँ की नाइट लाइफ अलग होती है। लोग रातों को पबों में जाते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। मुझे भी पैसे कमाने का जरिया किताबों की डिग्री से नहीं, अपने आत्मविश्वास से मिला है। यह फ्लैट मेरे लिविंग पार्टनर का है। तो डिप्रेशन क्यों? माँ ने उसकी मदहोश होती नजरों को देखकर पूछा। मॉम, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। वह मुझसे सऊदी अरब भेजना चाहता है। पार्टी से उसने डील कर रखी है। बट मैं अब थक गई हूँ मॉम। इस राह से वापस आना चाहती हूँ, पर मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उसने मुझ पर बहुत खर्च किया है। मैं उसे इतना पैसा लौटा नहीं सकती। मैं लौट कर कैसे आऊँ? सो आई एम वेरी डिप्रेस्ड। तुम जाओ यहाँ से। कहते हुए मॉम को निहारने लगी। समय के साथ आधुनिकता का पेड़ इतना विशाल हो गया था कि इसकी घनी काली छांव ने हमारी सबकी जिंदगी को अंधकार में डुबो दिया था। संपूर्णा सोच भी ना सकी कि उसे यह दिन भी देखना पड़ेगा। आज अपने परिवार को बिखरता देख उसे अपने आप पर मलाल हो रहा था। सोच में पड़ गई, काश मैं उस वक्त समझ जाती। उस वक्त सुबोध ने मुझे कितना समझाया था, लेकिन उस वक्त तो मेरे सर पर रितेश सवार था। यदि उस समय सुबोध की बात मान लेती तो शायद आज यह दिन देखना ना पड़ता। वो वापस लौट आई थी, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। जूही की अवस्था एक जल बिन मछली की तरह थी। वह बेबस थी, लेकिन जूही ने अपनी की जिंदगी से समझौता कर लिया था। उसकी तंद्रा भंग हुई। वह खामोश दीवान पर बैठी थी। तभी उसे याद आया कि रात की दवाई खानी है। उसे लीवर सिरोसिस हो गया था और समय के साथ रितेश ने भी उससे अपना काम निकल जाने के बाद किनारा कर लिया था। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। कृतिका अभी तक आई नहीं थी। उसने बालकनी से झांका। चारों ओर सन्नाटा बिखरा पड़ा था। कुत्तों की रोने की आवाजें रात के सन्नाटे को चीरती हुई उसके कानों के पर्दे चीर रही थी। वह बेचैन होकर बार बार नीचे झांक रही थी। तभी मोटर बाइक की लाइट उसकी आंखों पर पड़ी। शायद कृतिका आ गई थी। वह लड़का उसे उतारते वक्त हक करके चला गया था। कृतिका के कदम डगमगा रहे थे। कृतिका ने चाबी से दरवाजा खोला। एक अजीब सी बदबू उसके जिस्म से आ रही थी। जब गई थी तब सेंट की खुशबू, और अब माँ को सामने खड़ा देख अचानक बोली, मॉम, तुम सोई नहीं? संपूर्णा की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने परिवार के सदस्यों को इस कदर बिखरता देख वह बिलक पड़ी। उसने कभी सोचा नहीं था कि बीता हुआ अतीत भविष्य को खराब कर सकता है। इस आधुनिकता की दौड़ में अपनी परिवार रूपी किताब के पन्ने कुछ इस तरह बिखर जाएंगे, ऐसा उसने कभी ख्वाबों में भी सोचा नहीं था। कृतिका माँ को बिलखते देख बोली, मॉम, आप मत रो। काश आपने पहले ही इस घर को, पापा को, जूही को, हम सब को संभाल लिया होता। अपनी ख्वाहिशों की खातिर आपने पापा की बात नहीं मानी, इसीलिए हम एक परिवार होकर भी अलग अलग बिखरे पड़े हैं। संपूर्णा कांपते हाथों से कृतिका के चेहरे को हाथ में लेकर बोली, क्या अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता क्या? माँ, सबने अपनी अपनी राहें बना ली है। क्या तुम अपनी राह से वापस लौटी थी? बोलो। नहीं ना? फिर हमसे उम्मीद क्यों? संपूर्णा की नजरों में बेचैनी, चटपटाहट और विवशता साफ झलक रही थी। रात के अंधेरे में उसे जिंदगी भी काली नजर आ रही थी। अब वह चाहते हुए भी अपनी जिंदगी के पन्ने समेटने में विवश थी, जो वक्त की आंधी में
बिखर चुके थे। सिर्फ एक उम्मीद की सहारे जी रही थी कि कल का सूरज शायद कुछ अच्छा लेकर आए। इस ढलती उम्र में वह एक बार फिर से अपने परिवार रूपी माला को एक धागे में पिरोने में सफल होना चाहती थी। सही सोच, लाइट बंद कर वह दीवान पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद अब कोसों दूर थी। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल चुका था। कुत्तों के रोने की आवाजें अब और करीब आती हुई उसे महसूस होने लगी। वह इस काली रात के बाद उम्मीद के नए सूरज का इंतजार करने लगी।